नमस्कार, मैं एडवोकेट दिनेश दीक्षित। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 306। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण के विषय में है। आप आज के समय में आप देख रहे होंगे आत्महत्या के मामले बहुतायत में बढ़ रहे हैं। हालांकि आत्महत्या पहले भी लोग करते थे, अब भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आईपीसी में आत्महत्या को एक घृणित अपराध के रूप में वर्णित किया गया है और राज्य यह दायित्व अपने ऊपर लेता है कि हमें किसी को आत्महत्या करने नहीं देना है। और इसी आत्महत्या से रोकने के लिए धारा 306 जो है का प्रोविजन जो है वो भारतीय दंड संहिता में किया गया है। हम ये देखेंगे कि धारा 306 आईपीसी कहती क्या है। धारा 306 आईपीसी कहती है आत्महत्या का दुष्प्रेरण। जैसा कि आत्महत्या अगर होता है, आत्महत्या कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों में एक कारण दुष्प्रेरण का भी हो सकता है। तो 306 इस बात को पनिश करता है, इस बात को दंडनीय बनाता है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो जो उसका दुष्प्रेरक हो उसको दंडित किया जाए। और इसी क्रम में आईपीसी 306 की परिभाषा को हम जरा सा पढ़ते हैं। 306 आईपीसी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसकी ऊपर की 2 लाइनों को हम लोग लेते हैं जो कहता है यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा इस धारा में वह दंडित होगा। और अगर कोई आत्महत्या करता है और बच जाता है तो वो कहां दंडित होगा? धारा 309 आईपीसी में। तो आज हम धारा 306 आईपीसी की ही चर्चा करेंगे। 309 आईपीसी की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें एक शब्द आ रहा है कि कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा। तो अब प्रश्न यह आएगा कि दुष्प्रेरण क्या होता? तो दुष्प्रेरण के लिए हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 107 को देखना। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 कहती है किसी बात का दुष्प्रेरण। कैसे दुष्प्रेरण होगा? वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। कौन व्यक्ति है दुष्प्रेरण करता? तो कहता है पहला, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। कोई बात, अगर कोई बात है उसको करने के लिए किसी को उकसाता है, जिसको आम जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं चढ़ाना, चढ़ा करके किसी को मरवा दो। तो वो जो चढ़ाना उकसाना है वो एक ही शब्द है। तो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति, क्या बात करने के लिए? अब यहाँ आत्महत्या की बात हो रही है तो आत्महत्या करने के लिए किसी को उकसाना। दूसरा क्या कहता है? उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। बात को बहुत समझिएगा, बहुत गौर से समझने वाली बात है। उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए, वह भी दुष्प्रेरण की परिभाषा है। वह भी दुष्प्रेरण की परिभाषा है। तीसरा, उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साथ सहायता करता है। आत्महत्या करने में साथ से जानबूझ के सहायता कर रहा है कि ये आत्महत्या कर ले। तो ये दुष्प्रेरण जो ये कह रहा है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, तो जो ये 3 काम करेगा वो ये माना जाएगा कि वो आत्महत्या का दुष्प्रेरण कर रहा है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि आत्महत्या का जो दुष्प्रेरण है, अगर उसको हम अनुत्तेजन कहें तो कोई उसमें प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो आत्महत्या का अनुत्तेजन माने आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, उसके क्या घटक है? पहला है क्या होगा अगर कोई आत्महत्या के लिए, तो कैसे माना जाएगा कि वो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण कर रहा है कोई व्यक्ति? तो पहला,
यदि यह साबित कर दिया जाए कि वह उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। पहले साबित होना जरूरी है कि उसने आत्महत्या की है, जिसके दुष्प्रेरण की बात आ रही है। पहले यह साबित हो जाए कि उसने आत्महत्या की है। पहली चीज आत्महत्या होनी चाहिए, यह साबित होना चाहिए कि आत्महत्या हुई है। दूसरा, जिसके ऊपर आत्महत्या के दुष्प्रेरण का आरोप है, अभियुक्त, जिसको अभियुक्त कहा जाएगा, आत्महत्या को करने में अनुत्तेजन किया है या सहयोग किया है, यह भी साबित होना चाहिए कि उसने आत्महत्या को करने में उसको चढ़ाया है, उसको गुस्सा दिलाया है या सहयोग किया है। जैसे कि कोई है, उसने कहा कि अगर तुम ये काम नहीं किए, तुमने ऐसा तुम हमको इतना परेशान कर रहे हो, मैं आत्महत्या कर, तो कोई किसी ने कह दिया कि जाओ आत्महत्या करो, और उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उसमें आत्महत्या के अनुत्तेजक के घटक हैं, और आप यह माना जाएगा कि आप आत्महत्या के दुष्प्रेरक हैं। तो ऐसा नहीं करना है, गुस्से में भी। तीसरा, अभियुक्त के द्वारा ऐसे बढ़ावा देने या उकसाने में सीधा शामिल होना आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि सीधा शामिल होना चाहिए, कहीं से घूम फिर के नहीं शामिल होना चाहिए। उकसावा, जो उकसा रहे हैं या आत्महत्या करने के लिए अगर किसी को आप कोई व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं, तो उसमें आपकी सीधी सहभागिता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप दुष्प्रेरक नहीं है। अगर ऐसा है तो आप दुष्प्रेरक हो। जो आत्महत्या करने के लिए जो दुष्प्रेरण की बात आ रही है, तो वो अभियुक्त दुष्प्रेरक है, अगर वो इस प्रकार का सहयोग कर रहा है। और यह बात माननीय एपेक्स कोर्ट ने जगन्नाथ मोहनदाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 CRLJ 1994 CLA में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया। दूसरी बात, एपेक्स कोर्ट ने और भी कुछ कहा है। रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़ 2001 का ये केस है, 9 SCC 618 में एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा है, जहां अभियुक्त अपने कार्य या लगातार व्यवहार से ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है कि मृतक के पास और कोई रास्ता न बचा था सिवाय आत्महत्या करने के, तब अनुत्तेजन का निष्कर्ष निकाला जाएगा। कब अनुत्तेजन का निष्कर्ष निकाला जाएगा? जब अभियुक्त जिसके ऊपर आरोप है उसका कार्य या लगातार व्यवहार, उसका कार्य या लगातार व्यवहार उसका ऐसा हो कि वो ऐसी परिस्थिति को जन्म दे दे कि उस व्यक्ति के सामने आत्महत्या करने के सिवाय और कोई उपाय न बचा हो, तब यह माना जाएगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वह दुष्प्रेरण कर रहा है। यह नहीं है कि आप किसी को भी दुष्प्रेरक बना देंगे कि इसने दुष्प्रेरण किया है। उसका कार्य इस प्रकार का होना चाहिए कि वह लगातार अनुक्रम में हो, लगातार परेशान कर रहा हो, तब जाकर के यह माना जाएगा कि उसने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किया है। और यह भी देखा जाएगा कि परेशानी किस प्रकार की है। क्या ऐसी परेशानी है कि अब इसके पास यह जो प्रिज्यूम किया, यह विचार करेगी एपेक्स कोर्ट या जो भी माननीय न्यायालय है, वो विचार करेंगे कि क्या स्थिति ऐसी थी कि आत्महत्या के सिवा इसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर ऐसी स्थिति होगी तब यह माना जाएगा कि उसने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किया। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि विधि आयोग ने आत्महत्या यानी IPC धारा 306 के सिद्धांत, कुछ अंतर्निहित सिद्धांत बताए हैं और स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है वो मैं आपको बता देता हूं। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम कल्पना करते हैं कि यह धारा उस दशा में लागू होगी जबकि कोई व्यक्ति यह देख रहा है कि अन्य व्यक्ति आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा है, जैसे कि फांसी लगाने की, तो भी उसको अपना उद्देश्य पूरा करने देता है और उसको ऐसा करने से रोकने का, जैसा कि उससे आशा की जाती है, प्रयत्न नहीं करता है। देखिए, प्रक्रिया विधि जो है ना, वह सभी व्यक्तियों पर, हम पर, आप पर, सब पर यह सामान्य कर्तव्य अधिरोपित करती है कि
अपराधों को कारित होने से रोकने में सहायता करे जो उनके समक्ष कारित होने जा रहे हैं। अगर आत्महत्या कोई करने जा रहा है, आपको पता है, तो आप तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। जो भी पुलिस को, उसके घर वालों को, साथी को, दोस्त को जो संभव हो, यथासंभव उसको सूचित करिए कि भाई इस प्रकार की घटना हो रही है, इसको रोकना है। अगर आपको यह पता है कि यह व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है और आप सो जाते हैं, तो यह ठीक बात नहीं है और यह माना जाएगा कि आपको सारी जानकारी थी, आपने कोई प्रयास नहीं किया, यानी आपने ही दुष्प्रेरित किया और इसके कारण उस व्यक्ति ने आत्महत्या की। कुल मिलाकर 306 के अपराध में, माने आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध में सक्रिय सहायता समाविष्ट है, चाहे वो उपस्थित होकर हो, चाहे कहीं दूर से। आप जो है सक्रिय सहायता उसकी करेंगे। गरिया रहे हैं किसी को कि निकल गए तो मार दे गोली, जैसे आपने बोला कि आप निकलोगे तो मार देंगे गोली, निकलोगे तो तुम्हारी हत्या करा देंगे। अब वो काफी भय में आ गया कि अरे बाप रे बाप, निकलेंगे तो हमको गोली मार देगा, हमारी हत्या करा देगा, हमको किसी फर्जी मुकदमे में फंसा देगा। तो अगर इस प्रकार की भी आप बात करते हैं और उसने उस डर से आत्महत्या कर लिया, तो आपको दुष्प्रेरक माना। अभी लेटेस्ट का एक केस है, मारियानो एंटो ब्रूना बनाम पुलिस निरीक्षक, 2022 CRA 16-28-12 अक्टूबर 2022 का ये डिसाइडिंग केस है। इसमें कोरम जो है जस्टिस MR शाह साहब ने और जस्टिस कृष्णा मुरारी ने किया और उसमें उन्होंने कहा कि IPC की धारा 306 के तहत दोष सिद्धि के लिए अभियुक्तों के कृत्य घटना के निकट होना चाहिए। जो अभियुक्त का कृत्य वो घटना के निकट होना चाहिए। ये नहीं कि कभी आपने कहा है 2 साल पहले और उसके बाद वो आत्महत्या कर ले तो यह माना जाए कि आपने घटना के, आपका जो कृत्य वो घटना के निकट का होना चाहिए। ऐसा अभिमत उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने आर्डर के पैरा 36 और 38 में यह भी मेंशन किया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत होना चाहिए। अगर आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो उकसाना है उसका सबूत भी होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि बस ऐसे कह दिया किसी ने कि उसके कारण आत्महत्या कर लिया तो हो गया। उसमें एविडेंस भी होना चाहिए कि उसने किस प्रकार से उकसाया, यह साबित करना होगा अभियोजन। अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं तो वो दुष्प्रेरक नहीं माना जाएगा। और उसी आर्डर के पैरा 32 में माननीय न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि न्याय करते समय न्यायालय को भावनाओं द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। माने किसी की भावना है, माँ क्या चाहती है, बाप क्या चाहते हैं, भाई क्या चाहते हैं, बेटा क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, इससे नहीं न्यायालय को प्रभावित होना चाहिए। न्यायालय को यह देखना चाहिए कि सामग्री क्या है, रिकॉर्ड पर क्या सामग्री है और उसके आधार पर निर्णय देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात की है जो कि आज के न्यायिक निर्णयों में देखने को नहीं मिल रहा है। आज के न्यायिक निर्णयों में यह बात देखना है, आज के न्यायालय ऐसा लगता है उनके निर्णय को देखेंगे तो भावनाओं से प्रभावित है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब जब हम आत्महत्या के दुष्प्रेरण की बात कर रहे हैं तो हमको साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A को भी जानना पड़ेगा। यह धारा, जैसा कि आप जानते हैं, अमूमन आत्महत्या ज्यादातर मामलों में घरेलू विवाद में आत्महत्या ज्यादातर होती है। बहू आई, उससे विवाद हुआ, वो आत्महत्या कर ली। पति पेस्ट नहीं लाया, आत्महत्या हो गई। कोई है जो दहेज की मांग कर रहा है, लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो जब यह दुर्व्यवस्था शुरू हुई और यह व्यवस्था संज्ञान में आई तो उसमें यह व्यवस्था लाई गई कि अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1983 जो कि 26/12/1983 से लागू है के द्वारा जो है धारा 113A को जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि जब विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर मृत्यु घटित होता है तो धारा 113A साक्ष्य अधिनियम पूर्वानुमान गठित करता है कि अगर 7 साल के अंदर है तो यह माना जाएगा कि आपने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है। अमूमन क्या होता है, जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी में यह बात है कि अगर आरोप है तो यह सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, जो कि आरोप लगा रहा है उसके ऊपर है कि वह सिद्ध करे कि इन्होंने अपराध किया है। लेकिन 113A की व्यवस्था आ जाने से क्या हुआ कि अगर 7 साल के अंदर कोई विवाहित महिला आत्महत्या कर लेती है तो यह उपधारणा कर लेती है न्यायालय कि तुमने उकसाया है, तुमने दुष्प्रेरित किया है। और अब यह सिद्ध करने का भार कि दुष्प्रेरित नहीं किया है अभियुक्तों पर आ जाता है, जो कि एक दुष्कर कार्य भी है। इस 306 IPC
को लेकर के हमने आपके समक्ष जो है इस वीडियो को जारी किया है। हमारा प्रयास है आगे भी हम विभिन्न धाराओं पर, वो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और भी जो एक्ट है उस पर हम आपके समक्ष आएंगे। इस पूरे स्क्रिप्ट और इस पूरे लेखनी को तैयार करने में हमारे सहयोगी अधिवक्ता ओमकार नाथ जी और हमारे सहयोगी साथी अभिषेक गिरी जी का बहुत योगदान है। मैं चाहूँगा कि वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आएँ और आप लोगों से मुखातिब हों, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके समक्ष इसी प्रकार से जो भी विधिक स्थिति है उसको लेकर आएंगे। ये ओमकार भाई हैं, ओमकार भाई जी को आप लोग आशीर्वाद दें कि ओमकार जी इसी प्रकार से आप लोगों के समक्ष जो है मेहनत करके इन चीज़ों को लाएं। हमारे अभिषेक गिरी जी हमारे सहयोगी हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और मेहनत कर रहे हैं। और हम यह प्रयास करेंगे और आपके सुझाव की भी हमको आवश्यकता है। अगर कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से वो आप हमें दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।